हाँ, तो कैसे मेरे प्यारे बच्चे? सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? होना बहुत जरूरी है कि नहीं? मैं आपका अपना SM गौर फ्रॉम मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा सबसे सुंदर टॉपिक है क्या? बरसात के मौसम में पावस प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस। हाँ जी, पर्वत और पर्वतों के अंदर हो रही हो बरसात तो वाह क्या बात। हम लोग घूमने जाते हैं घूमने ऐसे पर्वतीय प्रदेशों पर घूमने जहां का मौसम बड़ा सुंदर, बड़ा अनुकूल होता है और वहां होती है बरसात, तो भैया मजा आ जाता है। अब उस मजे का कोई नापतोल तो है नहीं कितना आता है, लेकिन सत्य यही है कि वहां के उस प्राकृतिक प्रदेश के उस स्वरूप को देखकर मन आनंदित हो जाता है। होता है आपके साथ भी। और हमने देखा होगा, आपने अवश्य देखा होगा, जब कभी हम गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, तो उस प्राकृतिक आनंद को लेने के लिए मन बड़ा आप्लावित होता है, मन बड़ा प्रसन्न होता है, मन बड़ा खुश होता है उस दृश्य को देख करके। तो आज प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का पाठ पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वतीय प्रदेश में बरसात का वो दृश्य, वो झरने, वो नदियां, वो बादल, सारा का सारा जो दृश्य है वो आपके लिए लेकर आया हूं पर्वत प्रदेश में पावस के साथ। आइए जानते हैं इस पाठ की समरी। कविता के नाम से स्पष्ट है कि इसमें पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। हाँ बेटा, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन यहां पर हमें मिलेगा। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन यहां पर किया गया है। पर्वतीय प्रदेश था, वर्षा ऋतु में प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही थी। हर पल रूप में परिवर्तन आता है, कभी बरसात का होना, कभी ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, वो बादलों का छाना, वो चारों तरफ वाष्प, चारों तरफ उस भाप का छा जाना, कभी पर्वतों पर, उन पहाड़ों पर नीचे। माउंट आबू आप लोग गए हैं और नहीं गए तो वहां जाकर देखिए, मनाली जाकर देखिएगा जब कभी जाने का मौका मिले यार, उन पहाड़ों पर वो पूरे के पूरे बादल ऐसे आकर के चारों तरफ से छा जाते हैं, ऐसे हम हाथ हिलाते हैं, हाथों में नमी आ जाती है। वो बरसात के अंदर वो दृश्य, उन बादलों में छाए हम अपने आप को उन बादलों में उड़ते हुए परिंदों के समान महसूस करते हैं। तो पर्वत के नीचे दर्पण जैसा तालाब था, अभी हम दृश्य देखेंगे। पर्वत है, पर्वत के नीचे चारों तरफ तालाब, क्योंकि पर्वत से जो पानी बरसात का बहता है वो कहाँ जाता है? नीचे तलहटी में चला जाता है। चारों तरफ पानी भरा हुआ रहता है। वहां पर तालाब है, पर्वत पर हजारों फूल खिल रहे थे। लगता था कि वे फूल पर्वत की आंखें हों, जिनसे वह बार बार दर्पण में अपना विराट रूप देख रहा है। उन पहाड़ों पर खिले हुए वो फूल, ऐसा लगता है उस पर्वत की सहस्र आंखें हैं। अपने सहस्र दिग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। वो अपने उस विशाल काय आकार को देख रहा है। कहां पर देख रहा है? नीचे जल में। पर्वत, पहाड़, झरने। तुम क्यों नहीं आए पढ़ने? जरूर आएंगे, जरूर मिलेंगे। और यहां पर अपने विराट रूप को देख रहा है वो पर्वत। पर्वत से गिरने वाले झरने झरझर स्वर में मानो पर्वत की गौरव गाथा गा रहे थे। चोटियों पर खड़े पेड़ हमारी महत्वाकांक्षाओं के समान ऊंचे हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, हमारे मन की जो इच्छाएं, जितनी प्रबल इच्छाएं, जिस प्रकार से वो निरंतर ऊपर की ओर उड़ती हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष उन पेड़ों से लगातार ऊपर की ओर बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे मानो चुपचाप, अपलक और चिंतामग्न होकर नीले आकाश को निहार रहे हैं। चुपचाप हैं, अपलक हैं, चिंतामग्न हैं। वो पेड़ ऐसा लगते हैं कुछ न कुछ चिंता में डूबे हुए हैं, कोई टेंशन है। जितनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, उतनी टेंशनें बढ़ जाएंगी। ये दिल मांगे मोर, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सभी चाहिए सब, और सिर्फ अपना ही अधिकार हो। जब इच्छाएं ऐसी प्रबल हो जाएंगी तो टेंशनें बस से बढ़ जाएंगी।
और उनका प्रतीक है। ये उस पर्वत पर उगने वाले वो पेड़, आसमान की ओर बढ़ने वाले वो पेड़, नीले आकाश की ओर बढ़ने वाले वे पेड़ क्या कर रहे हैं? उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हमारी उच्च आकांक्षाओं के रूप में वो वृक्ष लगातार ऊपर की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अचानक बादल ऐसे ऊपर उठे मानो पूरा पहाड़ अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ चला हो। अचानक बादल जब ऊपर उठने लगे, ऐसा लग रहा है यार ये बादल उड़ रहे हैं या फिर ये पूरा का पूरा पहाड़ उड़ चला हो। उड़ गया अचानक लोभ उधर फड़का अपने पहाड़ पारद के पर, अपने पंखी पारद के समान सफेद पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने लगा हो, ऐसा लगने लगता है। उसे झरने दिखने बंद हो गए हैं। झरने जो झर रहे थे उनका शोर रह गया है। अब तो सिर्फ निशान बाकी हैं, यादें बाकी हैं, वो आवाज बाकी है। झरने दिखने हो गए बंद। बादलों के कारण शाल के पेड़ धरती में धसे हुए जान पड़ते हैं। वो वृक्ष जो अभी आपको उच्च आकांक्षाओं के रूप में नजर आ रहे थे, अब वो दिखने बंद हो गए। क्या लग रहा है? लग रहा है बादलों के कारण वो धंस गए हैं जमीन के अंदर। तालाब से उठता हुआ धुआं देखकर मानो लगता है तालाब जल गया है। उठ रहा धुआं, जल गया ताल, लगता है तालाब जल गया, धुआं उठ रहा है चारों तरफ से। और इस प्रकार इंद्र देवता घूम घूम कर अपना इंद्रजाल दिखा रहे हैं। इंद्रजाल, मायाजाल, अपना मायाजाल दिखा रहा है इंद्र। और मायाजाल क्या होता है बेटा? मायाजाल होता है जादू। अपना चमत्कार, अपना जादू वो इंद्र दिखा रहा है इस प्रकृति के स्वरूप में, चारों तरफ प्रकृति को फैलाकर। ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन आप्लावित होता है। अरे वो पहाड़, उन पहाड़ों पर गिरने वाले वो झरने, और झरने जब एक एक बूंद के रूप में धरती की ओर आते हैं, लगता है टूट गई है माला, मोती बिखर गए। मोतियों से वो झरने टूट टूट करके धरती की ओर आते हैं, और जब पड़ती है सूर्य की किरणें उन मोतियों के ऊपर, इंद्रधनुष खिल जाते हैं। हीरे मोती से झरते हुए धरती की ओर आते हुए वो एक एक बूंद, एक एक मोती का एहसास करा जाते हैं। ओके, और अब शुरू होता है हमारा पहला पैराग्राफ। पहाड़, ये पर्वत, ये बादल, इन पर्वतों पर छाया हुआ ये बर्फ, बरसने वाले बादल, और उन बादलों पर छाने वाले ये इंद्रधनुष। इंद्रधनुष छा जाते हैं जब बरसात आती है। प्राकृतिक सौंदर्य बदल जाता है जब बरसात आती है। हम जिन पर्वतों की बात कर रहे हैं, देखिए आप, पूरे छाए हुए बादल, ये पर्वत, इन पर्वतों के चारों तरफ छाया हुआ भरा हुआ पानी, ये पूरा पानी है, ये पानी है। ये क्या है? ये बादल हैं। कुछ काले बादल हैं, कुछ सफेद बादल हैं जो उड़ गए। अचानक लोभ उधर, ये उड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि उड़ गया पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर। तो लीजिए, पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु, पावस मीन्स वर्षा, वर्षा ऋतु का दृश्य है। पावस ऋतु थी और पर्वत प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, प्रदेश क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र की ये बात हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बरसात ऋतु के बारिश का दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कहा पर पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश का दृश्य है, बरसात की ऋतु है, और पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति का वेश, वेश स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप पल पल परिवर्तित, परिवर्तित बदल रहा था। बदलना, प्रकृति का जो स्वरूप है वो हर पल परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। परिवर्तित, पल पल प्रकृति वेश, प्रकृति का जो स्वरूप है वो पल पल परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार
ये है श्रेणीबद्ध। मेखला क्या होती है? करगनी होती है, कणकती होती है, जो कमर में पहनी जाती है। उसमें क्या होता है? एक कड़ी में दूसरी कड़ी, दूसरी में तीसरी कड़ी जुड़ी होती है। उसी प्रकार ये पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। ये एक श्रृंखला, 2 3 4 5 ये जुड़ी हुई है, मेखलाकार पर्वत अपार। एक पर्वत जो होता, एक पर्वत तो सीधा सीधा ये पर्वत हो जाता, लेकिन ये नहीं है। यहां पर क्या बना हुआ है? यहां पर बना हुआ है मेखला बनी हुई है। यहां ये मेखलाकार पर्वत अपार, अपार विस्तृत फैला हुआ, मेखलाओं में श्रृंखला, श्रेणी, अपार, अपार विस्तृत फैला हुआ, मेखलाकार श्रेणी में बंधा हुआ, बटा हुआ ये विशालकाय पर्वत मेखलाकार, विशाल, अपार, विस्तृत स्वरूप में चारों तरफ फैला हुआ है और अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, सहस्र सैकड़ों हजारों, यहां अपन लेंगे हजारों, हजारों दृग, दृग में से नेत्र, सुमन फूल, यहां पर रूपक अलंकार भी हो रहा है। दृग सुमन, नेत्र रूपी, फूल रूपी नेत्रों को फाड़ खुलकर, कौन? मेखलाकार पर्वत अपार, ये विशाल पर्वत अपने सहस्र दिग सुमन फाड़, अपने हजारों पुष्प रूपी नेत्रों को खोलकर, अब ये यहां पर नेत्र किसको बता दिए? फूलों को। उस पर्वत पर जो फूल हैं वो फूल क्या बता दिए? नेत्र किसके? उस पहाड़ के, उस पर्वत के। तो कहा गया अपने सहस्र दिग सुमन फाड़, अपने हजारों नेत्रों को खोलकर वो पर्वत अवलोक रहा है, अवलोक रहा है, देख रहा है। धातु रूप में लेंगे देखना। अवलोक रहा है बार बार, क्या? नीचे जल में निज महाकार, महाकार महान आकार, अर्थात हम कहेंगे विशाल आकार को। वो पहाड़, वो पर्वत अपने नीचे जो जल भरा हुआ है चारों तरफ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, पर्वत के चारों तरफ जो नीचे जल भरा है उसमें अपने विशाल काय आकार को निहार रहा है। कैसे निहार रहा बच्चों? आपने देखा होगा, परछाई नजर आती है पानी के अंदर। जितना पहाड़ वो ऊपर नजर आता है उतना पहाड़ ही वो नीचे नजर आता है। तो अपने आकार को वो देख रहा है, अपने उस विशाल का आकार को वो देख रहा है। कहां देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो जल फैला हुआ है उसके अंदर देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल, जिसके, किसके? उस पर्वत के, उस पर्वत के चरणों में नीचे पलाताल, ताल में तालाब, और तालाब में यहां समुद्र भी हो सकता है। देखो तालाब, दोनों समुद्र अलग हैं, लेकिन क्योंकि उसका विस्तार बहुत अधिक होगा इसलिए वो तालाब समुद्र का रूप भी ले सकता है। कहा क्या गया? जिसके चरणों में पलाताल, उस विशाल काय पर्वत के चरणों में, तल में चारों तालाब, चारों तरफ तालाब भरा पड़ा है, दर्पण सा फैला है विशाल, विशाल दर्पण के समान। दर्पण क्या करता है? हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाता है। और उस पहाड़ के नीचे चारों तरफ जो फैला हुआ जल है, पानी है, तालाब है, समुद्र है, उसमें वो विशाल काय पर्वत अपने सहस्र दिग सुमन फाड़, अपने हजारों विशाल काय नेत्रों को खोलकर अपना महाकार देख रहा है। कहां देख रहा है? नीचे जो तालाब है, जो पानी है, जो जल है, उसमें देख रहा है। अर्थात उस पर्वत की परछाई नजर आ रही है। कितना शानदार चित्रण प्रकृति का किया। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के श्रेष्ठ कवि सुमित्रानंदन पंत साहब ने बहुत, वास्तव में बहुत ही सुंदर चित्रण यहां पर दिया है। ठीक है, हम चलते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ की ओर। और दूसरा है, गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर
उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हे झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि के गिरिमिस पर्वत, गिरि का गौरव, गौरव गान गाकर झरझर, झरझर क्या है? झरने की आवाज आ रही है। गिरि, उस पर्वत से अब झरने की आवाज आ रही है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, उस पर्वत के गौरव गान को गा रहे हैं कौन? झरने गा रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, मद, मद में होता है नशा, लेकिन यहां आएगा मस्ती। अरे ऐसा लगता है कि मस्ती में नस नस, नस नस का मतलब हो जाएगा अंग अंग, अंग अंग, अंग अंग में उत्तेजित कर, उत्तेजित कर, उत्तेजित क्या हो जाएगा? उत्साह। ये जो झरने झर रहे हैं, इन झरनों की जो आवाज आ रही है, वो झरने क्या काम कर रहे हैं? हमारे अंग अंग में उत्तेजना भरने का काम कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, हमारे अंदर उत्साह भरने का कार्य कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, वो झरनों से गिरने वाली आवाजें, वो झरझर की आवाजें हमारे अंग प्रत्यंग में मस्ती भर देती है, हमारे अंग अंग में नव चेतना जागृत कर देती है। वो दृश्य कल्पना कीजिए यार आप, जब आ रही हो उन झरनों की कल कल चल चल की आवाजें। अब तो दिखना बहुत मुश्किल हो गया, अब तो फिल्मों में नजर आता है, बहुत कम हम बरसात के अंदर ही देख पाते हैं मात्र, वरना ऐसे दृश्य आनंदित कर देते हैं, मजा आ जाता है। देखिए आप, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, उस मस्ती में हमारे अंग प्रत्यंग को उत्तेजित कर, उत्साहित भरकर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। दोनों पंक्तियों मिला देंगे हम, मोती की लड़ियों से सुंदर। अरे ऐसा लगता है कि टूटकर मोती की लड़ियां बिखर गई हो। वो मोती की लड़ियां, मोती जो पिरोए गए थे एक धागे में, वो टूट करके बिखर गए हों। जब ये झरने झरते हैं, किसी पत्थर से टकराकर जब ये धाराएं छिन्न भिन्न होती हैं, तो क्या होता है? वो एक एक बूंद अलग होकर झरती हुई नजर आती है, और जैसा कि मैंने बताया, उस पर पड़ती है फिर सूर्य की किरणें और चमकदार हो जाती है, और ऐसा लगता है कि चारों तरफ मोती ही मोती बिखर गए हों। तो ये झरते हुए झरने मोती की लड़ियों से सुंदर लगते हैं, झरते हैं झाग भरे निर्झर, झाग भरे निर्झर, निर्झर झरने। ये झरने जो है झागों से भरे हुए, जब पानी बहेगा ऊपर से मोती की लड़ियों से टूटता हुआ नीचे बहेगा, नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरते ही जब पानी इकट्ठा होगा गिरने पर, तो उसमें झाग बन जाएंगे। समुद्र के फैन चारों तरफ से फैल गए हों, ऐसा लगेगा। झरते हैं झाग भरे निर्झर, अरे वो झाग भरे झरने चारों तरफ बहते हुए नजर आने लगते हैं। कैसा प्राकृतिक स्वरूप बनता होगा, कैसा स्वरूप नजर आता होगा, हम देख करके आनंदित होते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ी से समान टूटकर जब वो बिखरते हैं, तो चारों तरफ झाग भर जाते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर वर्मी श्रेष्ठ, गिरि पर्वत, उस श्रेष्ठ पर्वत के उर से, हृदय से, उस पर्वत के हृदय से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। उच्च आकांक्षा क्या होती है बेटा? इच्छाएं या फिर महत्वाकांक्षाएं। उच्च आकांक्षाएं, उच्च इच्छाएं, कुछ डिफरेंट इच्छाएं, ये दिल मांगे मोर, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा करेंगे, ये भविष्य के सपने संजोए जाएंगे, ये सपने बनाएंगे। हम लगातार निरंतर ऊंची ऊंची आकांक्षाएं, इच्छाएं मन में करते रहते हैं। तो उसी कहा गया उच्च आकांक्षाओं से तरवर। तरवर मीन्स क्या होगा? वृक्ष। ये पहाड़ पर्वत पर नजर आने वाले वृक्ष, ऐसा लगता है कि हिमालय के या पर्वत के हृदय से
ऊपर उठकर, वक्ष स्थल से ऊपर उठकर, जैसे ये पर्वत पहाड़ पर पैदा होकर ऊपर उठ रहे हैं, ये उठकर उच्च आकांक्षाओं के रूप में ये वृक्ष है झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव सूने नभ पर आसमान में। अरे ये सूने आसमान में देखते हुए प्रतीत होते हैं। कौन? ये उच्च आकांक्षाओं से तरवर सूने आकाश में नजर आते हैं। यस, सूने आकाश में नजर आते हैं, उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे। आपको पूरा दोबारा कंप्लीट करके बताऊंगा मैं, चिंता नहीं करना। है झांक रहे नीरव नभ पर, ये उच्च आकांक्षाओं से तरवर वृक्ष आसमान की ओर देख रहे हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष। अनिमेष का मतलब कुछ चिंता पर। अनिमेष टकटकी लगाए, अनिमेष का मतलब बिना पलक झपकाए, मतलब टकटकी लगाए। ये वृक्ष आकाश में टकटकी लगाए निरंतर आकाश में देखे जा रहे हैं। क्यों? दृढ़, अपनी दृष्टि को दृढ़ आकाश में लगाए हुए, कुछ चिंता पर ऐसा लगता है इनके हृदय में, इनके मन में कोई चिंता है। उस चिंता के समाधान के लिए ये वृक्ष निरंतर आसमान में ऊपर उस परमात्मा को देखने के लिए निरंतर देखे चले जा रहे हैं। अब आप पूरी कविता का इस पैराग्राफ का एक कंप्लीट सार देखिएगा। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। 4 पंक्तियों को एक साथ मिला दीजिए। इस गिर का, पर्वत का गौरव गान करने वाले ये झरने झरझर की आवाज के साथ हमारे अंग प्रत्यंग में उत्साह भर रहे हैं, और मोती की लड़ियों के समान टूट कर गिरने वाली ये झरने धरती पर आने के बाद झाग भरे झरनों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। जो बरसात से गिरकर आता है पानी, वो पानी आकर के नीचे झरनों के रूप में व्यवस्थित हो रहा है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। अरे ये पहाड़ पर्वत से के हृदय से, वक्ष स्थल से उठने वाले जो पर्वत, जो पेड़ हैं, ये पेड़ मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं के रूप में प्रतीत होते हैं, इच्छाओं के रूप में प्रतीत होते हैं, जो कि झांक रहे नीरव नभ पर। जब भी मनुष्य किसी टेंशन में आता है, मनुष्य जब कोई चिंताग्रस्त होता है, तो जिस प्रकार से मनुष्य आसमान में टकटकी लगाकर उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार ये वृक्ष भी निकलकर इस हृदय से आसमान की तरफ नीले आकाश में है झांक रहे नीरव नभ पर। उस सूने आकाश में देख रहे हैं टकटकी लगाए, अटल दृढ़ निश्चय से, कुछ चिंता पर, लेकिन लगता है इनके हृदय में कोई चिंता है, कोई सोच है। यहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार कहते किसको हैं? देखो बेटा, मानवीकरण अलंकार होता कहां है? जहां पर प्रकृति को मानव तुल्य कर्म करते हुए, यहां देखिए, प्रकृति को मानव तुल्य कर्म करते हुए प्रदर्शित किया जाए। प्रकृति मानव, मानवीकरण का मतलब क्या हुआ? मानव प्लस अनुकरण, मतलब मानव का अनुकरण। यहां हुआ मानव का अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या हुआ? फॉलो करना। जो मनुष्य कर रहा है उसको प्रकृति करते हुए दिख जाए। आपने देखा तो सही, उच्च आकांक्षाओं से तरवर ये वृक्ष क्या कर रहे हैं? मनुष्य के समान उच्च आकांक्षाएं हृदय में लिए आसमान में टकटकी लगाकर देख रहे हैं, झांक रहे हैं, इनके हृदय में कुछ चिंता है। तो प्रकृति जब मानव तुल्य कर्म करती हुई दिख जाएगी, मनुष्य के समान, जैसे पेड़ों का हंसना, चांद का हंसना, हवाओं का चलना, सूर्य का गुस्सा करना, गर्मी पड़ रही है, सूर्य का गुस्सा करना, चांद का मुस्कुराना, नदी का बहना अलग है, नदी का चलना, चलना क्रिया हो गई। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति मनुष्य तुल्य प्रदर्शित कर रही है अपने आप को। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगी? मानव तुल्य अपने कर्म को करते हुए प्रदर्शित किया जाएगा। और यहां पर
मानवीकरण अलंकार होगा। देखो बेटा, प्राकृतिक जो क्षेत्र हैं, जब भी उनका एग्जाम्पल आता है तो 99% उसके अंदर मानवीकरण अलंकार आएगा। क्योंकि प्रकृति को जब कवि चित्रित करता है तो किसी उद्देश्य से करता है, किसी मानव के साथ या मानवीय क्रियाओं के साथ उसको जोड़ करके उसको प्रदर्शित करता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार अवश्य होता है। यह हमारा दूसरा पैराग्राफ था। और अब लीजिए आप तीसरा पैराग्राफ आपके समक्ष है। उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर, भू को धारण करने वाला अर्थात पर्वत। भूधर का मतलब पर्वत। उड़ गया अचानक लो भूधर, ये क्या हुआ? पर्वत उड़ गया, पहाड़ उड़ गया बरसात के अंदर। आश्चर्य की बात है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। पारद के समान, पारे के समान सफेद, पारे के समान सफेद पर परमिस पंखों को फड़फड़ाकर, पंखों को कह रहा है वो फड़का, फड़फड़ाकर अपार, अपार विस्तृत, अपने विस्तृत सफेद पंखों को फड़फड़ाकर लगता है अचानक भूधर पर्वत उड़ गया, पहाड़ उड़ गया। हाँ, जब इस इन बादलों ने जब इसको ढक लिया, ढकने के बाद इन पहाड़ों से जब ये धीरे धीरे उड़ने लगे, ऐसा लगा ये पर्वत, ये पहाड़ इन बादलों के सफेद पंखों के साथ हवा हवाई होते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। फड़का अपार पारद के पर, अपने विस्तृत उन सफेद पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हुए नजर आने लगे हैं। रव शेष रह गए हैं निर्झर, रव रमेश शोर। हुआ क्या है? अरे बादलों ने ढक लिया कुल मिला करके उसको, किसको? पर्वत को। तो पर्वत तो लगा उड़ गया, बचा ही नहीं। अब क्या रहा? शोर बच गया है। रव शेष रह गए हैं निर्झर, निर्झर झरने, झरने। अरे केवल झरनों का शोर बाकी बचा है। शोर तो आएगा ना, सिर्फ दिखना ही तो बंद हुआ है भाई, वो आवाज कहाँ जाएगी? वो तो सुनाई देगी ना। रव शेष रह गए हैं निर्झर, अरे केवल झरनों की आवाज शेष बची है टूट पड़ा भू पर अंबर। ये क्या हुआ? टूट पड़ा भू पर अंबर। भू, भूमि धरती, अंबर आकाश। इस धरती पर अचानक हुआ क्या है? अरे आकाश टूट पड़ा, चारों तरफ से कवर्ड कर लिया है इसको। है टूट पड़ा भू पर अंबर, इस धरती पर ये आकाश चारों तरफ से छा गया है। ये देखो, ये जो बादल हैं, ये बादल छा गए हैं, इस धरती के ऊपर ढक गया है। और धस गए धरा में सब है शाल। कल्पना कीजिए, ये साल के वृक्ष हैं। ये साल के वृक्ष जब पहाड़ को ऊपर से इन बादलों ने दबा दिया तो ये सारे के सारे वृक्ष जो थे ये दिखने बंद हो जाएंगे। तो लगा क्या? डर करके सारे जो साल के वृक्ष थे वो धरती में छुप गए हैं। धस गए धरा में, धरा में अंदर धस गए हैं, अंदर चले गए हैं, ऐसा लगता है, कल्पना की गई है। धस गए धरा में सभय, भय के साथ मतलब डरकर। शाल के वृक्ष डर करके उन पर्वतों के अंदर छिप गए हैं, घुस गए हैं अंदर। उठ रहा धुआं जल गया ताल, हो उठ रहा धुआं जल गया ताल, वो तालाब जल गया है, तालाब जल गया है। अतिशयोक्ति अलंकार है ना। जल गया ताल, तालाब जल रहा है। उठ रहा धुआं, ये धुआं क्या है? ये धुआं है वाष्प। वो भाप चारों ओर छा गई है, तालाब जल गया है। उस तालाब में से चारों तरफ से, सुबह सुबह देखना आप सर्दी के समय, वो जो बरसात
का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, उस मौसम में आप किसी तालाब को, नदी को देखो, उसके अंदर से आपको भाप निकलती हुई नजर आएगी। गुनगुना गुनगुना पानी, सुबह अर्ली मॉर्निंग देखिएगा आप, प्रकृति का कितना शानदार नेचर का सिस्टम देखिए आप। उन नदियों के अंदर से सुबह सुबह वाष्प निकलती हुई नजर आती है। यार क्या चमत्कार है, कुछ तो है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये प्रकृति है, ये नेचर है बच्चों। 10 गए धरा में सबे साल, डर करके सारे साल के वृक्ष धरती के अंदर समा गए। उठ रहा धुआं जल गया ताल, चारों तरफ तालाब जल गए हैं। तालाब से निकलने वाली वो वाष्प धुएं किसी नजर आ रही है। यूं जलद यान में विचर विचर, जलद जल देने वाला बादल। यूं जलद यान में विचर विचर, विचरण करना मतलब घूमना। उस जलद यान में विचरण करना, विचर विचर का मतलब घूमना। घूम घूम करके था इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्र खेल रहा था इंद्रजाल। माया, समझ में आया? माया का मतलब क्या हो गया भाया? जादू। जादू तेरी नजर। हाँ, ये प्रकृति का जादू था। और प्रकृति का जादू प्यारे बच्चों चारों तरफ छाया हुआ था। तमाशा कर रहा था कौन? इंद्र। हाँ, ये वही इंद्र है जो प्रकृति पर अपने जादू को फैलाकर खुद मजे ले रहा है, आनंद कर रहा है। क्योंकि बारिश का देवता इंद्र को कहा गया है। किसे कहा गया? इंद्र को कहा गया है, इंद्र को माना गया है। इसलिए कहा गया था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र अपनी माया को खेल रहा था, अपनी माया को विस्तृत कर रहा था, फैला रहा था। एक बार पूरा जो पद है उसको कंटिन्यू कर लेंगे हम। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर रब शेष रह गए हैं निर्जर है, टूट पड़ा भूपर अंबर, धस गए धरा में सबे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। प्रकृति ने अपने स्वरूप को बड़ा रोमांटिक कर दिया था। अचानक वो पहाड़, वो पर्वत दिखना बंद हो गया था। हुआ क्या था? पर्वत पहाड़ों के ऊपर टूट पड़ा भूपर अंबर, बादल छा गए थे, दिखने बंद हो गए थे। रब शेष रह गए हैं निर्जर, रव में शोर, अब तो केवल झरनों की आवाजें बची थी, शोर बचा था। हे टूट पड़ा भूपर अंबर, यही हुआ था उस धरती पर। आकाश टूट पड़ा, अर्थात चारों तरफ से बादलों ने उस धरती को घेर लिया था और धरती पर नजर आने वाले वो पर्वत पहाड़ झरने सब दिखना बंद हो गया था। सब दिखना बंद हो गया था। तो फिर हुआ क्या? डर के मारे उस पर्वत, उस पहाड़ के ऊपर जो वृक्ष नजर आ रहे थे प्यारे बच्चों, वो वृक्ष भी समाप्त हो गए थे। ऐसा लगाया था धस गए धरा में सबे साल। साल की जो वृक्ष थे वो डर करके उस धरती के अंदर समा गए थे। उठ रहा धुआं जल गया ताल। अपने नए नए रूपों को, रंगों को प्रकृति प्रस्तुत कर रही थी। धुआं उठने लगा था, तालाब जलने लगा था, इस प्रकार जलने लगा था। हुआ क्या था? वो धुआं 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 हो रहा था। तालाब क्या हो रहा था? धुआं धुआं हो रहा था। कारण क्या था? वाष्प थी, वो वेपर थी, वो निकल रही थी भाप चारों तरफ और छा रही थी सभी तरफ। इसीलिए कहा था इंद्र खेलता इंद्रजाल। वो इंद्र अपनी माया जाल को चारों तरफ फैला रहा था, अपने उस जादू को, प्रकृति के जादू को चारों तरफ फैला रहा था। जादू तेरी नजर। हाँ जी जनाब, आपकी नजरों में वो प्रकृति का जादू चढ़ गया था, वो इंद्र का जादू चढ़ गया था और ये मेरा जादू चढ़ गया है। हाँ, चढ़ेगा जादू। और अब करेंगे हम बात क्वेश्चन आंसर की। बात क्वेश्चन आंसर की करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आप, ऑप्शन वाला है, उड़ गया अचानक लो भूधर का मतलब क्या है? पहाड़ उड़ गया, पहाड़ तैरने लगा? नहीं। बादल का विशाल समूह उड़ गया, विशाल बादल धरती पर गिर पड़ा। वो विशाल बादल जो धरती पर गिर पड़ा वो ऑप्शन अलग था। यहां बादल का विशाल समूह उड़ चला, यही आंसर लिया जाएगा। पड़ गया अचानक, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपान पारद के पर, यही लिया जाएगा। पारद के पर किसे कहा गया है? चमकीले बादलों को,
बादल रूपी पक्षी को नहीं जी, बादलों के पंखों को नहीं जी, पक्षियों के पंखों को ना, चमकीले बादल हाँ, यस, वो अपने चमकीले पंखों को फड़फड़ाकर, चमकीले बादल जो थे वही पंख थे, वो पहाड़ के पंख कहलाए, वो उड़ गए। रव शेष रह गए हैं निर्झर का मतलब क्या है? झरने मौन हो गए ना जी, झरने दिखाई दे नहीं रहे ना जी, झरने नष्ट हो गए ना ना, और झरनों की आवाज ही शेष रह गई हाँ जी, हाँ जी। केवल रव शेष रह गए हैं निर्झर, केवल झरनों के आवाजें शेष रह गई हैं। ये चल रहा है आपका मोशन का खजाना। हाँ, इस खजाने को लूट लो, यहीं से आनंद प्राप्त हो जाएगा और यहीं से आपकी परीक्षा का बेड़ा पार लग जाएगा। क्योंकि पाठ समझ में आ गया, पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए तो हम हो गए गंगा पार। पक्का मान लो यार, हम हो गए गंगा पार, तो हो जाओ तुम तैयार। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। शाल के पेड़ धरा में क्यों धस गए? जो शाल के वृक्ष थे वो धरती में कैसे धस गए? धरती गीली हो गई थी ना जी ना, हाँ, कोई मैटर ही नहीं है धरती गीली होने वाला। बादलों के दबाव से, ओहो, बादलों ने इतना दबाव डाला कि धरती में धंस गए। बादलों के छाने के कारण शाल के पेड़ धरती में धसे जाने जान पड़ते हैं। हाँ जी हाँ, यही है जवाब। पेड़ वर्षा के जल में डूब गए, नहीं डूबे। जवाब यही है प्यारे बच्चों, कि वो धरती में धसे हुए जान पड़ते हैं क्योंकि नजर नहीं आ रहे हैं। जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है? जलद। फिर हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था, अभी बताता हूं आपको। जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है? इंद्र कर रहा है। था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहां पर देखो द और ज की एक बात बताता हूं आपको। ये द है और ये ज है। यहां पर द का मतलब है देने वाला और ज का मतलब है जन्म लेने वाला। दोनों का चमत्कार देखना, वैसे आपको आता है। जल लो, जलद, जल देने वाला अर्थात बादल। ठीक है, यहां देखिए जलज अर्थात जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। वाव। ज और द का चमत्कार देखो, यहां देखिए वारी, वारी मीन्स पानी, तो वारी द, वारी देने वाला मतलब बादल। ठीक है, और यहां देखो वारी ज, वारी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। यहां देखिए आप नीरद, नीर देने वाला बादल। आप जल के पर्यायवाची लाते जाइए। और यहां देखिए आप नीरज, नीर में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, है ना। ऐसे और देखिए आप पय, यहां पर पयोद, पय देने वाला बादल, और ये पयोज, पय में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। अब पानी नहीं आएगा, पानी दर पानी ज, वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ज और द वाला कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। द में देने वाला हो जाएगा, ज में जन्म लेने वाला। ये यहाँ पर जन्म लेने वाला और जल देने वाला, ये चीज यहाँ पर बन जाएगी। अब लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन जो थे वो ऑप्शन वाले थे, ऑब्जेक्टिव वाले थे, और अब हैं आपके थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर बात बताइए। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पल पल, हर पल प्रकृति का स्वरूप बदल रहा था। वही बात यहां पर बताई जाएगी। नाना रूपों में हमारे सामने प्रकृति आती है। जब बरसात होती है और बरसात का अलग अलग दृश्य बदलता है, कभी बरसात तेज होती है, कम होती है,
शांत हो जाती है। चारों तरफ जो है वो बरसात के कारण कीचड़ भर जाता है, पानी हो जाता है, बादल आसमान में छा जाते हैं, पर्वत पहाड़ों से झरने झर जाते हैं, कितने सारे दृश्य बदलते हैं, कितने सारे दृश्य आते हैं। आइए बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेते हैं। धरती गीली हो जाती है, जी हाँ, चारों तरफ धरती पर गीलापन आ जाता है, बाद तालाब भर जाते हैं, हाँ, नदियां, तालाब, झरने सबके सब हो जाते हैं फुल, सब मस्त हो जाते हैं। उसमें और एक और चीज, पकौड़ी की डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। हाँ, जब बरसात होती है, ठंडा ठंडा मौसम होता है और ऐसे माहौल में डिमांड बढ़ती है, मम्मी कुछ होना चाहिए, कुछ हो जाए क्या, कुछ गर्मा गर्म क्या बन जाए पकौड़ी, और हम टूट पड़ते हैं पकौड़ी की ओर। तो फिर पहाड़ों का प्रतिबिंब झांकने लगता है, पहाड़ों का प्रतिबिंब, क्योंकि हम जो आंसर ले रहे हैं वो बुक के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। यस, पहाड़ उसमें झांकने लगते हैं, नीचे जिसके चरणों में पला ताल, वो ताल तालाब दर्पण सा बन जाता है और पहाड़ पर्वत उसमें देखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बच्चों परछाई उसमें नजर आने लग जाती है। हाँ, कभी विशाल आकार के चमकीले बादल पहाड़ के समान आकार में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं, और कभी कभी लगता है ये विशाल काय बड़े के बड़े पहाड़ पर्वत आकाश में उड़ते हुए चले जा रहे हैं। देखे ना आपने, सफेद सफेद काले काले वो बादल जो लेके जाते हैं पहाड़ों को, पहाड़ के स्वरूप को, ऐसे विशाल काय बादल आकाश में उड़ते हुए नजर आते हैं। चमत्कार सा लगता है जब वो काले बादल आकाश में उड़ जाते हैं, चमत्कार सा लगता है जब वो सफेद बादल आकाश में उड़ जाते हैं, है ना, विशाल काय स्वरूप। और हम देखते हैं, वाह वो देखो कितना शानदार, कितना बड़ा बादल, और वो चमकती हुई लाइटें और वो बिजलियां, वाह कितना अंधकार छा जाता है, चारों तरफ सन्नाटा, गहन अंधकार, उस गहन अंधकार में बादलों की वो रिमझिम होती हुई बरसात, ये सब हम देख पाते हैं। कभी अचानक वर्षा हो जाती है, कभी शाल के वृक्ष बादलों के बीच धसे से जान पड़ते हैं, कभी बादलों से धुआं निकलने लगता है। इस प्रकार बरसात की ऋतु में हर पल एक परिवर्तन, नया परिवर्तन। ताल जलते हुए लगते हैं, उठ रहा धुआं, जल गया ताल, चारों तरफ धुआं उठता हुआ, तालाब जलते हुए नजर आते हैं। वो दृश्य वाकई बहुत मनोहारी होता है, बहुत मस्त होता है। मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है? अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम। मेखलाकार कमरबंद या करघनी के आकार का गोलदार उभार वाला एक गहना होता है जो कमर में बांधा जाता है, महिलाएं कमर में पहनती है, जिसकी मैंने आपसे बात की थी। मेखलाकार, मेखला का मतलब उसके अंदर श्रेणियां जुड़ी हुई रहती हैं, ऐसे चैन होती है। हाँ जी साहब, ये पर्वत पहाड़ जो होते हैं इनमें ऐसे चैन बनी हुई होती है, एक पर्वत के साथ दूसरा पर्वत इस प्रकार जुड़ा होता है, तो वो मेखला कहा गया है। मेखलाकार का अर्थ है कमरबंद या करघनी के आकार का गोलाईदार उभार वाला एक गहना। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पहाड़ की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए किया है। पहाड़ की विशालता और फैलाव, वो कहां तक फैला हुआ है, उसका विस्तृत आकार स्वरूप जो है वो मेखला के रूप में है। और यहां पर वो मेखलाकार पर्वत कैसा था मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कितनी प्रकार की श्रेणियां, ये मेखलाकार पर्वत था आपका, मेखलाकार पर्वत अपार। इसी मेखलाकार पर्वत की बात की गई है, मेखला इसी को कहा गया है, यही मेखला है, इसी को मेखला यहां पर कवि ने कहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, ये उभार है, इसीलिए विशाल और फैलाव को दिखाने के लिए यहां पर मेखला का प्रयोग किया गया है। ये फैलाव, ये विस्तृत स्वरूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे तल में निज महाकार। इस पर्वत पर, इस पहाड़ पर जो हजारों प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, यहां पर कवि ने कल्पना की ये पुष्प क्या है? ये पुष्प नहीं है, ये इस पहाड़ के नेत्र हैं, जो अपने इन विशाल काय पर्वत के इन छोटे छोटे नेत्रों से
फाड़ कर, अपने नेत्रों को खोलकर निज महाकार, नीचे जल में निज महाकार, ये अपने स्वरूप को अपने नीचे जल में देख रहा है। कवि की कल्पनाएं देखिए आप, प्रकृति के उन फूलों को उस पहाड़ पर्वत के क्या बना दिए, नेत्र बना दिए। उन नेत्रों से वह देख रहा है नीचे जल में निज महाकार, अपने स्वयं के विशालकाय आकार को देख रहा है वो पर्वत। यहां पर दृग सुमन जो है कवि ने, उसका तात्पर्य है पहाड़ों पर खिले हुए हजारों फूल। यस, वो फूल जो पहाड़ों पर खिले हुए हैं, जो पहाड़ की आंखों के समान प्रतीत हो रहे हैं। कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ अपने नीचे फैले तालाब रूपी दर्पण में अपना विशाल आकार निहार रहा है। इसके लिए आंखों की आवश्यकता होती है। इसे कवि ने उन फूलों को नेत्र कहा है कि पहाड़ अपने उन नेत्रों से देख रहा है अपने उस महान आकार को, अपने उस विशालकाय आकार को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तालाब कैसा लग रहा है? तालाब की समानता किसके समान आ गई? दर्पण के समान। क्योंकि दर्पण क्या करता है? हमें रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को, हमें रिफ्लेक्ट करता है। हम जैसा होते हैं वैसा ही वो हमें प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है। उसी प्रकार आपने अगर पानी के अंदर अपनी परछाई देखी हो तो वो परछाई भी हम जैसे होते हैं वैसे ही हमें उल्टा दिखा देती है। अब हमें तो उल्टा दिखा देती है, लेकिन वो पहाड़ जो ऐसे बना हुआ है वो ऐसा लगता है ऐसे नीचे जाकर के टिका हुआ है। जितना ऊपर है उतना ही वो नीचे नजर आ जाता है, ऐसा का ऐसा। तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ की है, क्योंकि दर्पण साफ, स्वच्छ और प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। वो साफ है, स्वच्छ है और प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। तालाब के ये 3 गुण थे, इस कारण उन्होंने तालाब की समानता दर्पण से। ये तीनों ही गुण हैं। वो सफाई दिखाता है, स्वच्छता दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है, हमें अपनी वास्तविकता से परिचित करवाता है। ये है दर्पण के गुण और यही है तालाब के गुण। तालाब भी यही काम करता है। तालाब का मतलब तालाब में जो पानी है वो पानी हमें यही प्रतिबिंब दिखाने का कार्य करता है, इसी बिंब को दिखाने का कार्य करता है। हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को देखा। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे? आसमान में ये जो पेड़ देख रहे थे ये क्यों, और वे किस बात को प्रतिबिंबित कर रहे हैं? 2 क्वेश्चन है। दूसरा है वो किस बात को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। वो आकाश में देखते हुए वृक्ष हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? देखो बेटा, अगर पाठ की समरी हमें समझ में आ जाती है और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारे साथ बहुत बड़ी एक जो लेसन की थ्योरी होती है वो हमारे मस्तिष्क में एडजस्ट हो जाती है, थम जाती है, बैठ जाती है। तो ये आवश्यक है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वत के हृदय से उठकर आकाश की ओर देख रहे हैं, सोच रहे थे। ऊंची ऊंची कल्पनाएं करना, उच्च आकाश की ओर देख रहे थे क्या, कि वे कब आकाश को छू लेंगे। ये कल्पनाएं आपकी भी होती हैं, ये कल्पनाएं हमारी भी होती हैं। हम आकाश की उन ऊंचाइयों को छू लेना चाहते हैं, अंबर की उन ऊंचाइयों को छू लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या? कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा। सपने देखना बुरा नहीं है, देखना चाहिए, लेकिन कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, एक कांटा रास्ते का पांव का दिल चीर देता, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तुम्हें जरूरत है जिस रास्ते पर जाना है उसके लिए पहले तैयार हो जाओ, वरना जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। आपको बीच राह में नहीं बैठना है, इसलिए सोच विचार कर अपने राह पर, अपने पथ पर आगे बढ़िए, क्योंकि इससे अच्छा है आप आगे बढ़ो ही नहीं, क्योंकि बदनामी होगी, बुराइयां मिलेगी।
सोच समझ करके विचारधारा कंप्लीट कर, जब तो हम कोई प्रोग्राम पहले सेट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मंजिल अवश्य मिलेगी, लेकिन आगे बढ़ने के पहले पूर्व निर्धारित कर लो, पूरा एडजस्ट कर लो। यहां कहा सोच रहे हैं कि वे कब आकाश को छू लेंगे। आकाश को छू लेना अर्थात ऊंचाइयों को प्राप्त करना, वो धरती को फोड़कर आकाश की ओर उठने वाली वो वृक्ष हमारे मन की उच्च आकांक्षाएं हैं, ऐसा कवि ने जोड़ा है। वे मन में उच्च आकांक्षा धारण किए हुए थे। वे मानव की महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करते हैं। तो मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं भी इसी प्रकार आकाश की ओर ऊंची उठती हुई चली जाती है। सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, सपने देखो लेकिन आंखें खुली रखो, खुली आंखों से सपने देखो, क्योंकि प्यारे बच्चों खुली आंखों से देखे गए सपने अवश्य पूरे होते हैं, क्योंकि उनमें आपका सचेत मस्तिष्क काम करता है। और जब हम खुली आंखों से सपने देखने का मतलब क्या होता है, एक प्लान करना, एक योजना बनाना, और जब प्लान होता है, योजनाएं बनती है, तो हम अवश्य आगे बढ़ते हैं, अवश्य सफलता को प्राप्त करते हैं। उच्च आकांक्षाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? धस गए धरा में सबे साल। साल के वृक्ष भयभीत होकर डर करके धरती के अंदर छुप गए हैं, घुस गए हैं। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए धस गए क्योंकि अंबर ने अचानक धरती पर वर्षा के बाणों से आक्रमण कर दिया। वर्षा के बाण धड़ाधड़ धरती पर आने लगे। कल्पना देखिए कवि की, और ये वृक्ष डर गए बेचारे। जब वर्षा के बाण धरती पर चले, तड़ातड़ होने लगी बरसात, और जब बादल आ गए आकाश से उतरकर पहाड़ों के ऊपर, तो दिखना बंद हो गए ये वृक्ष। और कवि ने कल्पना क्या डर डाली, धस गए धरा में सबे साल, कि डर करके साल के वृक्ष जो थे वो छुप गए बेचारे धरती के अंदर जाकर के। कवि की कल्पना है, और कल्पना के साथ हमें जुड़े रहना है। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई? ये दो चीजें हैं। झरने गिरी के गौरव का गान कर रहे हैं, गिरी के गौरव का गान, और उन झरते हुए झरनों की तुलना किससे की गई है? मोती की लड़ियों से सुंदर है झाग भरे झरते निर्झर। मोती की लड़ियों के समान टूट करके बिखर गए चारों तरफ, एक एक बूंद मोती बन करके धरती पर आ रही है, और नीचे आकर के क्या बन गए? झाग बन गए, झाग भरे निर्झर। वो झरने झाग के रूप में बहने लगे हैं। किसके गौरव का गान कर रहे हैं? गिर के गौरव का गान कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं उस पर्वत के, उस पहाड़ के गौरव का, और बढ़ा रहे हैं समृद्धि उन पर्वतीय प्रदेशों की। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मैं आपका अपना SM गौड़, और मैंने पूरा प्रयास आप लोगों को बेस्ट देने का प्रयास किया है, और कोशिश करूंगा और अच्छा आप लोगों के साथ में करता रहूं। आप लोग मेरी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से आप लोग लाभ उठाएं, मेरी यही आशा है। तो प्यारे बच्चों, आपने पूरा का पूरा सिस्टम देखा, जाना, समझा, पहचाना। आपको करना क्या है? अच्छी तरह से याद है क्या करना है? हमारे अपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट अवश्य करना है। और जैसा कि अपन हर चैनल के साथ, हर लेक्चर के साथ कहते हैं, आपसे होती है बात, फिर करेंगे मुलाकात, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या? हमारे अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट अवश्य करें। आप मेरे अपने हैं, और अपनों के साथ मैं आपका अपना SM गौड़ आज के लिए लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।